MDH की हल्दी मिर्ची धनिया करे कमाल। ये रंग दे, ये खुशबू दे, ये तीखा, ये कम पड़े। क्या निराला MDH मसाला। नमस्कार, आप देख रहे हैं राष्ट्र सर्वोपरि, क्योंकि राष्ट्र से बढ़कर कुछ नहीं। राष्ट्र सर्वोपरि में आज उन बड़ी खबरों से आपको रूबरू करवाएंगे जो दिन भर चर्चा में रही। बिहार में चुनाव तो हो गया, लेकिन घमासान खत्म होने का नाम नहीं ले रहा। बिहार की सियासत का केंद्र इस वक्त लालू परिवार बना हुआ है। चुनाव में पार्टी का जो बुरा हाल हुआ वो तो पूरे देश ने देख ही लिया। अब परिवार में टूट का गवाह भी देश बन रहा है। विपक्ष कह रहा है जो तेजस्वी परिवार को नहीं संभाल पाए वो बिहार को क्या संभालने चले थे। सवाल उठ रहे हैं कि रोहिणी आचार्य और तेज प्रताप यादव ने तेजस्वी का क्या बिगाड़ दिया जो उन्हें पार्टी और परिवार से निकाल दिया। विस्तार से खबर आपको बताएंगे। तो वही दूसरी ओर बिहार में एनडीए को बहुमत मिली, प्रचंड बहुमत मिली, लेकिन रस्साकसी अब सरकार के गठन को लेकर हो रही है। एनडीए के कुछ दलों के नेता नीतीश को सीएम मान रहे हैं, लेकिन बीजेपी ने अभी अपने पत्ते खोले नहीं हैं। फिलहाल सबकी नजर दिल्ली में तैयार हो रही बिहार के ब्लूप्रिंट पर है। लोगों की नजर तो दिल्ली को दहलाने वाले आतंकी उमर पर भी है, क्योंकि ये खबर भी आपको बता दें कि बहुत महत्वपूर्ण है राष्ट्र के लिए। दिल्ली में धमाके से पहले आतंकी उमर कहां कहां गया था, उसकी पूरी टाइमलाइन आपको बताएंगे सीसीटीवी प्रूफ के साथ। कहां उसने I-20 कार में बारूद भरा, कहां कहां गाड़ी रोकी, पूरा टाइमलाइन आपके सामने रखेंगे। कितने टोल क्रॉस किए, कहां किराए पर कमरा लेकर रहा, और दिल्ली ब्लास्ट पर एक बहुत बड़ी अपडेट भी आ रही है, वो भी आपको बताएंगे, उसका भी विश्लेषण देंगे। लेकिन सबसे पहले शुरुआत करेंगे बिहार की सियासत से, क्योंकि चुनाव हो चुके हैं लेकिन अभी भी ड्रामा जारी। बिहार विधानसभा चुनाव ने न सिर्फ आरजेडी को हाशिए पर ला दिया, बल्कि लालू फैमिली को भी तोड़ दिया। लालू प्रसाद यादव ने तेज प्रताप यादव को पार्टी और परिवार से बाहर का रास्ता दिखाया था, तो अब लालू की बेटी रोहिणी आचार्य ने भी आहत होकर परिवार और पार्टी से नाता तोड़ लिया। रोहिणी आचार्य ने परिवार और पार्टी को त्यागने से पहले कई सनसनीखेज आरोप लगाए। एलिगेशंस बहुत बड़ी। 2024 के लोकसभा चुनाव में जिस रोहिणी आचार्य को किडनी देने वाली बेटी कहा जा रहा था, अब उसी बेटी की किडनी को गंदी किडनी कहा जा रहा है। ये हम नहीं कह रहे, ये रोहिणी आचार्य खुद कह रही है। चलिए समझाते हैं आपको अब तक क्या कुछ पोस्ट किया है रोहिणी आचार्य। रोहिणी ने सोशल मीडिया पोस्ट में आरोप लगाया कि उन्हें गंदी गंदी गालियां दी गई, पिता को दी गई किडनी को गंदी किडनी बताया गया। सोचिए, एक बेटी जिसने उस मुश्किल घड़ी में अपने पिता को किडनी दी, उस किडनी को गंदी किडनी बनाया गया। यह एलिगेशन खुद रोहिणी आचार्य ने लगाया। साथ ही किडनी के बदले करोड़ रुपए और लोकसभा का टिकट लेने का आरोप भी लगाया गया। रोहिणी ने नए सोशल मीडिया पोस्ट में किसी का नाम तो नहीं लिया, लेकिन परिवार से अलग होते वक्त रोहिणी ने जो पोस्ट किया था उसमें साफ साफ क्लियरली संजय यादव और रमीज का नाम लिखा था। तेज प्रताप भी परिवार में टूट के पीछे संजय यादव को ही दोषी मानते हैं और बार बार
संजय यादव को जयचंद कहते हैं। तो वहीं रोनी आचार्य संजय यादव को जमकर घेर रही। रोनी ने आज सोशल मीडिया पर बहुत ही भावुक पोस्ट किया। रोनी ने लिखा, कल मुझे गालियों के साथ बोला गया कि मैं गंदी हूं। मैंने अपने पिता को अपनी गंदी किडनी लगवा दी, करोड़ों रुपए लिए, टिकट लिया, तब ये गंदी किडनी लगवाई। सभी बेटी बहन जो शादीशुदा हैं, ये बात रोनी ने खुद बोली उस पोस्ट में, उनको मैं बोलूंगी कि जब आपके मायके में कोई बेटा भाई हो तो भूल कर भी अपने भगवान रूपी पिता को नहीं बचाएं। अपने भाई उस घर के बेटे को ही बोले कि वो अपनी या अपने किसी हरियाणवी दोस्त की किडनी लगवा दे। यहां पर नाम नहीं लिया लेकिन निशाना बराबर। अब रोनी आचार्य के समर्थन में उनके ही भाई तेज प्रताप यादव भी खुलकर खड़े हो गए हैं। तेज प्रताप ने भी आज पार्टी के फेसबुक पेज पर रोनी आचार्य के पोस्ट को शेयर किया और बोल्ड शब्दों में लिखा, स्वाभिमान से समझौता नहीं, आप महान हैं, सैल्यूट। रोनी आचार्य के अपमान से तेज प्रताप यादव पूरी तरह से भड़के हुए हैं। सोशल मीडिया पर तेज प्रताप यादव ने ऐलान कर दिया कि हमारी बहन का जो अपमान करेगा, एक बार फिर सुन लीजिए, तेज प्रताप ने कहा कि मेरी बहन का जो अपमान करेगा, कृष्ण का सुदर्शन चक्र चलेगा। अब लालू परिवार की वंशवादी राजनीति और विवाद पर एक नजर डालते हैं। दरअसल लालू यादव ने अपनी जो पॉलिटिकल राजनीतिक जिम्मेदारी छोटे बेटे तेजस्वी यादव को सौंपी थी, उसके बाद क्या क्या हुआ, उससे पहले क्या क्या हुआ बताते हैं। तेजस्वी यादव इतने पॉपुलर नहीं अभी जितने संजय यादव पॉपुलर चल रहे हैं। संजय यादव और रमीज को अपना लेफ्ट राइट बनाकर बिहार के चुनाव में कूद गए और इसमें हाशिए पर आ गए। रोनी आचार्य और तेज प्रताप यादव लालू परिवार में जबरदस्त फूट हो गई है। फैमिली ड्रामा चल रहा है, पॉलिटिकल ड्रामा चल रहा है फैमिली, और पार्टी हाशिए पर चल गई। तो परिवार भी दो राहों पर खड़ा हुआ है। ऐसे में सवाल यह है कि लालू परिवार को राजनीतिक और पारिवारिक रूप से नुकसान पहुंचाने वाला आखिर है कौन? लालू परिवार में कितने जयचंद हैं? दरअसल लालू परिवार में टूट के लिए सबसे बड़ा जिम्मेदार संजय यादव को माना जा रहा है। संजय यादव कौन है आपको बता दें। हरियाणा के महेंद्रगढ़ के रहने वाले, इनका इंट्रोडक्शन यहां से स्टार्ट होता है। साथ ही आरजेडी के राज्यसभा सांसद भी हैं। संजय यादव तेजस्वी यादव के खास दोस्त बताए जाते हैं। राइट लेफ्ट हैंड जो हम बता रहे थे आपको, वैसा ही कुछ है। संजय को राजनीतिक रणनीति बनाने का जो पूरा डेटा विश्लेषण होता है वो माना जाता है, यानी कि पूरी रणनीति ये बनाते हैं। लेकिन सवाल ये है कि संजय यादव ने बिहार में ऐसी कैसी रणनीति बना दी कि आरजेडी को ले डूबे, और साथ ही बाय वन गेट वन फ्री लालू यादव के पूरे परिवार को भी। ये पूरा मामला जो है वो आप रिपोर्ट के जरिए भी समझिए कि ये आखिर कैसे राजनीति जो है वो संजय यादव के इर्द गिर्द है। मेरा कोई परिवार नहीं है। अब ये जाकर के आप संजय, रमीज, तेजस्वी यादव से पूछिए, मेरा कोई परिवार नहीं है। आप ये बात जाकर के तेजस्वी यादव किसके शहर पे हुआ है उनसे जाके पूछिए। पुरानी कहावत है, राजनीति में कोई किसी का सगा नहीं होता, लेकिन राज करने के लिए परिवार में ही फूट पड़ जाए, परिवार टूट जाए, तो फिर ऐसे रणनीतिकारों और सलाहकारों का क्या फायदा।
साल 2022 में लालू यादव को किडनी देने के बाद रोनी आचार्य चर्चा में आई थी। देश में रोनी आचार्य को किडनी देने वाली बेटी के नाम से जाना जाने लगा था। इसके बाद रोनी ने 2024 में बिहार की सारण लोकसभा सीट से चुनाव भी लड़ा, लेकिन हार गई। बड़ी बात यह है कि रोनी सिर्फ लोकसभा चुनाव नहीं हारी, बल्कि किडनी देकर परिवार से भी हार गई। रोनी का आरोप है कि उनकी किडनी को गंदी किडनी कहा गया। साथ ही किडनी के लिए परिवार से पैसों की सौदेबाजी का भी आरोप लगाया गया। जाकर के आप संजय, रमेश, तेजस्वी यादव से पूछिए, मेरा कोई परिवार नहीं है। वही लोग निकाला है हमको परिवार से, क्योंकि रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना नहीं है उनको। पूरा दुनिया बोल रहा है जो चाणक्य बनेगा तो चाणक्य से आप सवाल पूछिएगा। जब कार्यकर्ता चाणक्य से सवाल कर रहा है, पूरा देश दुनिया सवाल कर रहा है कि पार्टी का ये ऐसा हाल क्यों हुआ। अब जब संजय और रमेश इन लोग का नाम लीजिए तो आपको घर से निकाल दिया जाएगा, आपको बदनाम किया जाएगा, आपको गाली दिलवाया जाएगा, आपके ऊपर चप्पल उठा करके मारा जाएगा। रोनी आचार्य के इन आरोपों ने बिहार की सियासत में हलचल मचा दी। तेजस्वी यादव और आरजेडी ने मामले में चुप्पी साध ली, लेकिन रोनी के लगातार सामने आ रहे बयान संकेत दे रहे हैं कि पार्टी के अंदर सब कुछ ठीक नहीं है। फिलहाल जहां आरजेडी में चर्चा चुनावी हार पर होनी चाहिए थी, वहां चर्चा लालू परिवार में टूट पर हो रही है। क्या रोनी के आरोपों ने लालू परिवार को पारिवारिक अखाड़े में शिकस्त दे दी? जिस तरह का व्यवहार किया है जो उन्होंने बताया, बड़ा दुखद है। राजद में पहले भी तेज प्रताप यादव को परिवार से अलग किया, अब रोनी आचार्य ने कहा कि उनको परिवार से और पार्टी से अलग कर दिया गया है। ये उनका पारिवारिक मामला है, लेकिन काफ़ी दुखद है। हर माँ, पिता, कोई भाई चाहेगा कि रोहिणी जैसी बेटी, रोहिणी जैसी बहन सबको मिले। ये तो किसी भी घर के लिए सौभाग्य की बात है। बाकी तो पारिवारिक मामला है, परिवार के लोग इस पूरे मामले को देखेंगे। पार्टी का शीर्ष नेतृत्व इस सब पर जवाब देगा। अब रोनी ने पिता लालू यादव को किडनी दी थी, तब लालू परिवार ने रोनी को परिवार की ताकत और त्याग की मिसाल बताया था, लेकिन आज वही रोनी हाशिए पर चली गई है और रोनी के खिलाफ परिवार में हुए किलेबंदी के लिए जिम्मेदार दो लोग माने जा रहे हैं। पहला संजय यादव और दूसरा रमीज नेमत खान। लालू की बेटी रोनी आचार्य जिस रमीज की बात कर रही है, उसका आपराधिक नाता उत्तर प्रदेश से बताया जा रहा है। रमीज समाजवादी पार्टी से पूर्व सांसद रिजवान जाहिर का दामाद है। रमीज पर तुलसीपुर बलरामपुर के चेयरमैन अफरोज अहमद के भाई की हत्या का आरोप है। ये रमीज का जो नाम इन्होंने लिया है, ये रमीज हमारे यहाँ का ही है। ये पूर्व सांसद रिजवान जहीर का दामाद है और बहुत बड़ा अपराधी है भाई। ये तो हमारे भाई के हत्या में जो है जेल में बंद था। अभी तो इसने जमानत पाके जाके सीधे तेजस्वी के यहाँ अपना शरण लिया। यूपी में तो इसका कोई ठिकाना था नहीं, तो इसलिए वहाँ जाके बिहार में इसने शरण लिया। और हमें लग रहा है कि इसने तो लालू परिवार में भी मारपीट करा दी और उसको भी बर्बाद करने पे लगा हुआ है। सवाल ये है कि जिस रमीज पर यूपी में क्रिमिनल केस है, उस पर तेजस्वी ज्यादा भरोसा क्यों करते हैं? क्या तेजस्वी को परिवार से भी ज्यादा भरोसा संजय यादव पर है? क्या परिवार में टूट का सबसे बड़ा कारण खुद तेजस्वी यादव है? और सवाल तो ये भी है कि पूरे मामले पर लालू राबड़ी चुप क्यों है? महाभारत का जो राजनीति का महाभारत, उसका चुनाव परिणाम आ गया है। बिहार की राजनीति के धृतराष्ट्र पुत्र मोह में फंसे हुए हैं। बता रहे हैं, गंधारी सब जानते हुए चुप हैं। चुनाव परिणाम का रुझान आना शुरू हुआ। उन्होंने संजय से पूछा, संजय देखो तुमको क्या दिख रहा है? तो संजय की नजरें झुकी हुई है कि महाराज हमको तो हरियाणा का मॉल दिख रहा है कि चाणक्य हैं। तो ये देख लीजिए हाल इन लोग का। और हस्तिनापुर का नाम बदल गया, हस्तिनापुर हो गया महुआ बाग। महुआ बाग में शानदार किला बन रहा है।
इसीलिए महाबिहार का ये जनादेश है, इसी का चित्रण है ये। विपक्षी कह रहे हैं जो लालू परिवार बिहार जीतने चला था वो अपने घर में ही हार रहा है और किडनी देकर पिता की जान बचाने वाली बेटी को ही घर से बाहर कर दिया गया। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो रोहिणी आचार्य लगातार सोशल मीडिया पर पोस्ट कर रही हैं, लेकिन आज एक और तस्वीर रोहिणी आचार्य के सामने आई। रोहिणी आचार्य आज रोते हुए सामने आई, अपना दर्द बयान किया और फिर देखिए दर्द जो बयां किया उसके बाद ही तेजस्वी को फिर घेरते हुए नजर आई। लेकिन रोहिणी आचार्य के अपमान पर राबड़ी के भाई साधु यादव का भी बयान सामने आया है। उन्होंने क्या कुछ कहा है, सुनिए आप। चुनावी आंकड़े आ चुके हैं, 202 अंक ला करके एनडीए बड़ा दल एक संगठन साबित हुआ और ऐसे में हार का सामना करना पड़ा है महागठबंधन को। आरजेडी को जो नंबर्स आए हैं, आरजेडी ने कभी नहीं सोचा था ये नंबर ऐसे क्यों आए, और सबसे बड़ी बात कि आरजेडी खेमे के अंदर जो पारिवारिक विवाद है उसका क्या एंगल, ये समझने के लिए इस वक्त हमारे साथ साधु यादव जी मौजूद हैं, तेजस्वी के मामा हैं और कहिए कि सबसे करीबी रिश्तेदार हैं। बहुत स्वागत है आपका। ये जो चल रहा है ये क्या है, कैसे आप इसे देख रहे हैं जो रोहिणी बार बार अपनी बातें कह रही हैं? हम किसी प्रकार का कोई टीका टिप्पणी अभी नहीं करेंगे और जो लोग चुनाव जीत के आए हैं और चाहे वो जदयू के हों या बीजेपी के हों, माननीय जो भी सदस्य आए हैं सबको मैं बधाई देता हूं, नीतीश कुमार को भी खास तौर पर कि जीत का बधाई हो। और जो हार गए, अब हार गए तो भी अपना संयम बरते। क्या लगता है कि संयम कहाँ उन्होंने नहीं बरता कि नंबर बहुत कम आ गए? अब जो जीत गया भाई वो सिकंदर है, जो हार गया वो मुकंदर है। तो जो मुकंदर बने आखिर उन्होंने पढ़ाई ठीक से नहीं की होगी तो खामियां कहाँ रह गई? उस पर हम नहीं जाएंगे कि कौन क्या किया नहीं किया, ये लोकतंत्र है, लोकतंत्र में सबको जो है अधिकार है और सब अपना अधिकार का प्रयोग किया है। आपको ऐसा लगता है कि लालू प्रसाद की जो पकड़ है पार्टी में या परिवार में वो थोड़ी ढीली हो गई क्योंकि वो बीमार रहने लगे, ये कारण हो सकता है? नहीं, देखिए उसमें ऐसा है कि एक तो बीमारी के कारण जो है बहुत सारी बात नहीं कर सकते हैं और पार्टी चलाने वाले लोग जो लोग बैठे हैं, जो चला रहे हैं, उनका क्या गणित है नहीं है, क्या वो संपर्क बनाए नहीं बनाए, जनता से संवाद बढ़िया से किए नहीं किए, पार्टी के लोग क्या टिकट वितरण में क्या गड़बड़ किए नहीं किए, इस सारी चीज़ों पर फोकस लोगों को करना चाहिए था। समीक्षा बैठक लोग करेंगे, अपना पता चलेगा कि क्या गलती है, क्या सही है, कौन सही है, कौन गलत है, उस पर लोग अपना फोकस करेगा। इन बच्चों को गोद में खिलाया है आपने, चाहे रोहिणी हो, तेज प्रताप हो, तेजस्वी हो, आज बच्चे बड़े हो गए, लेकिन जो गुत्थम गुत्थी है आपने कभी सोचा था कि ऐसा कुछ होगा भी? कभी सोचा? नहीं, हमने कभी इस तरह के माहौल में पला बड़ा भी नहीं है। हमने जो है संघर्ष के लोग हैं, हम लोगों ने साथ संघर्ष किया है और संघर्ष को देखा है और उसी संघर्ष के बदौलत जो है हमने जो है यहाँ हम पहुँचे हैं। बाकी लोग की तरह हम नहीं हैं। बाकी कौन है, कोई नौकरी छोड़ के आया, कोई नौकरी पा करके छोड़ के आया, और हम लोग जो है थोरो वर्कर के तौर पर काम किया है, मतलब शुरू से वर्कर के तौर पर काम किया है। तो संघर्ष जो चल रहा है, आपका संघर्ष और इस संघर्ष में क्या अंतर है? क्या ये कुर्सी की हनक, पद पाने की लालसा, पार्टी पर पकड़ की संघर्ष, ये किस टाइप का संघर्ष है जो अभी लालू फैमिली में चल रहा है? अभी कहाँ कोई ऐसा बात है। रोहिणी पे क्या कहेंगे? नहीं, वो ठीक है, वो जो सवाल कर रही है तो जवाब वो लोग के पास होगा, वो लोग देगा, लेकिन उसके साथ अगर कोई बात हुआ है तो उसको मैं गलत ठहराता हूँ कि अगर उसके साथ कोई अगर किसी प्रकार का कोई बात हुआ होगा तो गलत है, तरीका ठीक नहीं है। तो बिहार में एक तरफ परिवार में पॉलिटिक्स चल रही है तो वहीं दूसरी तरफ सरकार के गठन को लेकर भी भागम भाग लगातार हो रही है। कल नीतीश राज्यपाल को इस्तीफा सौंपेंगे। नीतीश का फिर से मुख्यमंत्री बनना करीब करीब फाइनल समझिए, लेकिन सवाल यह है कि डिप्टी सीएम किसके खाते में जाएगा? सिर्फ बीजेपी के डिप्टी सीएम होंगे या फिर चिराग पासवान और मांझी की पार्टी को भी इस बार लॉटरी जो है वो लग सकती है। तो बिहार में जनता ने भर भर कर एनडीए को वोट दिया है, लेकिन इस बीच मुख्यमंत्री चेहरा तो लगभग फाइनल है, लेकिन डिप्टी सीएम का चेहरा कौन सा हो सकता है, देखिए इस रिपोर्ट में।
बिहार में जनता ने भर भर कर एनडीए को वोट दिया, जिसके बाद बिहार में अब सरकार बनाने की कवायद तेज हो गई। दिल्ली से लेकर बिहार तक एनडीए के नेता दौड़ लगा रहे हैं। कोई मंत्रालय के लिए तो कोई डिप्टी सीएम बनने के लिए सेटिंग बिठाने में जुटा है। सम्राट चौधरी ने आज नीतीश कुमार के घर पहुंचकर उनसे मुलाकात की, तो जेडीयू के कार्यकारी अध्यक्ष संजय झा ने भी सीएम हाउस में नीतीश से मिलकर आगे की रणनीति पर चर्चा की। संजय झा ने दिल्ली में बीजेपी नेताओं से भी मुलाकात की, तो केंद्रीय मंत्री लल्लन सिंह ने नीतीश कुमार से भेंट कर आगे की दिशा पर चर्चा की। बिहार में बम्पर बहुमत मिलने के बाद नीतीश का सीएम बनना करीब करीब तय है, लेकिन सवाल डिप्टी सीएम को लेकर उठ रहे हैं कि आखिर बिहार का डिप्टी सीएम कौन होगा। क्या सम्राट चौधरी ही रिपीट होंगे? क्या विजय सिन्हा को फिर से मौका मिल पाएगा? क्या राम कृपाल यादव और मंगल पांडे की लॉटरी लग सकती है? प्यार से बड़ा कोई चीज़ नहीं होता है। प्यार है, मोहब्बत है, लोगों का आशीर्वाद है, और यही मेरी ताकत है, यही मेरी एनर्जी है। इसी से मैं जिंदा रहता हूँ, लोगों की सेवा करता हूँ। सेवा कर रहे हैं, लेकिन इस बात सुन रहे हैं कि आपका भी नाम रेस में है। मुझे नहीं मालूम, वो तो पार्टी निर्णय लेती है और निर्णय लेगी। विधानसभा चुनाव में बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी है, लेकिन सरकार में एक बार फिर से नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू का कद बढ़ना तय माना जा रहा है। बड़े भाई छोटे भाई की भूमिका से निकलकर दोनों दल बराबर के भाई हो गए। इसलिए सवाल उठ रहे हैं कि क्या सत्ता में हिस्सेदारी भी बराबर मिलेगी। उम्मीद से कुछ ज़्यादा ही बेहतर अच्छा जीत मिला। सब सारा श्रेय जनता को जाता है। उन्होंने जो 20 साल में काम किया है उसी का इनाम दिया है जनता ने। तो आगे भी विश्वास बनाया है पापा पे, तो आगे भी मुझे पूरी उम्मीद है कि पिताजी आगे भी इस विश्वास को कायम रखेंगे, आगे भी विकास का क्रम जारी रखेंगे। सर, अगर जदयू की बात करें तो जदयू ने तो बाकायदा पोस्टर्स भी लगा दिए, टाइगर जिंदा है, जिंदा था, जिंदा रहेंगे। टाइगर है, टाइगर जिंदा, उसमें कहाँ से दो रहा है। लेकिन सर, अगर एनडीए की ही बात करें, एनडीए के जब नेताओं से, अगर खास तौर पर बीजेपी के नेताओं से हम सवाल पूछ रहे हैं सीएम के चेहरे को लेकर के, तो कहीं ना कहीं चुप्पी साधे उन्होंने कहा कि एनडीए का ही सीएम थे, मुख्यमंत्री है, मुख्यमंत्री रहेंगे। हाँ। अच्छा सर, बस सबका सवाल का जवाब यही है जी। मतलब जदयू इसी पे है, नीतीश जी ही सीएम रहेंगे, सब है जी। अब देश के प्रधानमंत्री बोल दिए तो दूसरा क्या बोल रहा है, उससे क्या मतलब है। नई सरकार के गठन को लेकर 2 दिन से एक्शन देखने को मिल रहा है। सवाल ये है कि क्या नई सरकार में चिराग पासवान की पार्टी एलजेपीआर भी बड़ी भूमिका में नजर आ सकती है? क्या चिराग की बिहार में बड़ी लॉटरी लग सकती है? क्या डिप्टी सीएम पर चिराग भी अपनी पार्टी की दावेदारी ठोक सकते हैं? बहुत जल्द हो जाएगा, मुझे लगता है आज से कल तक बातें चल रही हैं एंड आई थिंक सरकार की रूपरेखा कैसी होगी उसके ऊपर सेंस ऑफ क्लैरिटी आ जाएगा। आज देर रात तक संभवतः मेरी भी कुछ केंद्रीय वरिष्ठ नेताओं से मुलाकात बातचीत होगी और मुझे लगता है कि आज कल तक रूपरेखा तैयार हो जाएगी। 22 से पहले तो सरकार बनानी है, तो हो जाएगी। नई सरकार में किसे क्या जिम्मेदारी मिलेगी? एनडीए नेताओं ने फिलहाल इस बारे में अपने पत्ते नहीं खोले, लेकिन उपेंद्र कुशवाहा ने नीतीश के सीएम बनने पर मोहर लगा दी। स्वाभाविक रूप से जब नया चुनाव हुआ है तो फिर से नई सरकार के गठन की औपचारिकता पूरी की जाएगी। तो औपचारिकता पूरी की जाएगी, इसके लिए आपको थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा। अगले 2-4 दिनों में आपको बिल्कुल स्पष्ट रूप से बात सामने आ जाएगी, मिल जाएगी कि कैसे क्या होना है या क्या कैसे हुआ। 2-4 दिन में हम सब लोग उस परिणाम तक पहुंच जाएंगे। और बिल्कुल फालतू किस्म का सवाल है। हमने बार बार कहा है कि नीतीश कुमार जी सीएम थे, सीएम हैं और सीएम रहेंगे। 6 में से 5 सीटें जीतकर आए। हम पार्टी के अध्यक्ष जितन राम मांझी के मुताबिक भी नीतीश ही एनडीए सरकार के अगले सीएम होने वाले हैं। देखिए, ये जीत जो हुई है, हम लोग पूर्ण रूप में आशान्वित थे। संख्या को लेकर कई बार आपने डिमांड रखी थी, पहले भी। संख्या तो इसलिए क्या था कि हम रिकॉग्नाइज पार्टी होना चाहते थे। नीतीश कुमार ही मुख्यमंत्री बनेंगे, ये तो आज 15 दिन से मैं कह रहा हूँ। सबसे पहले कहा था कि नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री का चेहरा मानना चाहिए, डिक्लेयर करना चाहिए। मौजूदा सरकार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार सोमवार यानी कल 17 नवंबर को राज्यपाल को अपना इस्तीफा सौंपेंगे, जिसके बाद मौजूदा सरकार की अंतिम कैबिनेट बैठक होगी।
जिसके बाद राज्यपाल के निमंत्रण के बाद 18 से 20 नवंबर के बीच एनडीए के नए मुख्यमंत्री पद की शपथ ले सकते हैं। तमाम दावों के बीच सवाल फिर भी है, एनडीए के नए सीएम नीतीश कुमार होंगे या एनडीए किसी नए चेहरे पर दांव खेलेगा? इसे लेकर बैठकों का दौर जारी है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और अब बात करेंगे दिल्ली में हुए ब्लास्ट से जुड़े इन्वेस्टिगेशन की। दिल्ली में लाल किले के पास हुए धमाके पर सबसे बड़ा खुलासा। बता दें कि फरीदाबाद की अल फलाह यूनिवर्सिटी के अंदर बैठकर कैसे आतंकी उमर ने देश को दहलाने की साजिश रची, इसकी परतें लगातार खुल रही। धमाके से पहले व्हाइट कॉलर आतंकी उमर के पूरे मूवमेंट को जांच एजेंसियों ने डीकोड कर लिया। आतंकी उमर की साजिश से जुड़ी एक एक तस्वीर देश के सामने आ गई। सबसे पहले आप इस तस्वीर को देखिए। उमर ने 29 अक्टूबर को शाम 6:36 पर धमाके वाली I-20 कार अल फलाह यूनिवर्सिटी के कॉमन पार्किंग एरिया में ये पार्क करी। 2 घंटे बाद उमर के दिमाग में फिर कोई खुराफात सूझी और गाड़ी को कॉमन पार्किंग एरिया से हटाकर उमर ने हॉस्टल के पार्किंग जोन में पार्क कर दिया। अगले दिन यानी 30 अक्टूबर को धमाके वाली कार एक बार फिर अल फलाह यूनिवर्सिटी के कॉमन पार्किंग एरिया में नजर आई। आतंकी उमर ने एक मैकेनिक और कंपाउंडर को पार्किंग एरिया में बुलाया। मैकेनिक और कंपाउंडर अपनी बाइक पर यूनिवर्सिटी के पार्किंग एरिया में पहुंचे और इसके बाद उमर I-20 कार लेकर यूनिवर्सिटी कैंपस से निकल गया। 9 नवंबर को कार दिल्ली में खलीलपुर टोल प्लाजा पर नजर आई। मतलब I-20 में धमाका करने की साजिश उमर कई दिनों से रच रहा था। वो मौका और जगह तलाश रहा था और 10 नवंबर को उसे मौका और जगह दोनों मिल गई। देखिए ये पूरी टाइमलाइन इस रिपोर्ट में। नवंबर को दिल्ली में लाल किले के पास धमाका करने से पहले आतंकी उमर I-20 कार लेकर 2 राज्यों में घूमता रहा। फरीदाबाद की अल फलाह यूनिवर्सिटी से लेकर लाल किले तक आतंकी उमर बारूद भरी कार लेकर घूम रहा था। दिल्ली ब्लास्ट से 18 घंटे पहले नूह के फिरोजपुर झिरका में आतंकी उमर कैश निकालने के लिए ATM पहुंचा था, लेकिन दिल्ली पुलिस और एजेंसियों को भनक तक नहीं लग पाई। धमाके की जांच में खुलासा हुआ है कि दिल्ली में धमाका करने से पहले आतंकी उमर हरियाणा के नूह में किराए के मकान में छिपकर रह रहा था। नूह की हिदायत कॉलोनी को उमर ने अपना ठिकाना बनाया था। करीब 10 दिन तक आतंकी उमर हिदायत कॉलोनी में रह रहा था। एसटीएफ ने हिदायत कॉलोनी में दबिश दी। दावा किया जा रहा है कि ये घर एक महिला का है और अल फलाह यूनिवर्सिटी के इलेक्ट्रीशियन शोएब ने उमर को नूह की हिदायत कॉलोनी में ये कमरा दिलवाया था। इलेक्ट्रीशियन शोएब फिलहाल पुलिस की हिरासत में। सूत्रों के मुताबिक 10 नवंबर को आतंकी उमर I-20 कार में विस्फोटक सामग्री लेकर नूह की हिदायत कॉलोनी से ही निकला था। नूह के एक अल्ट्रासाउंड सेंटर के कैमरे में उमर I-20 कार में जाता हुआ नजर आया। अब एजेंसियां उमर के नूह से दिल्ली तक के रूट को खंगाल रही है। जांच एजेंसियों को नूह से हाथ लगे सीसीटीवी फुटेज में धमाके वाली I-20 कार से एक और शख्स उतरता दिख रहा है। पुलिस गाड़ी से उतरने वाले संदिग्ध शख्स को भी तलाश में जुटी है। आतंकियों के मंसूबे बहुत खतरनाक थे। जांच एजेंसियों को शक है कि दिल्ली में धमाका करने वाले आतंकियों की फंडिंग मिडिल ईस्ट और पाकिस्तान के आतंकी संगठन कर रहे थे। गिरफ्तार मुजम्मिल लगातार ये खुलासा कर रहा है। इसलिए जांच एजेंसियां दिल्ली धमाके में अब हवाला एंगल की भी जांच कर रही है। शुरुआती जांच में 20 लाख रुपए के सबूत जांच एजेंसियों को मिले। हवाला के जरिए ये पैसा आतंकी डॉक्टर्स की ब्रिगेड तक पहुंचाया गया। दावा है कि आतंकियों ने देश को दहलाने के लिए इसी पैसे से गाड़ी और अमोनिया नाइट्रेट खरीदा था। करीब 3 लाख रुपए अमोनिया नाइट्रेट खरीदने में खर्च किए गए। आतंकी उमर के मददगारों पर लगातार एक्शन भी जारी है। पुलवामा में आतंकी उमर के घर को गिराया जा चुका है।
पुलवामा में डॉक्टर उमर के उस घर में मौजूद हैं जिस घर को यहां पर ब्लास्ट के जरिए जमींदोज कर दिया गया है। और आप देखिए इस 2 मंजिला मकान का सिर्फ और सिर्फ आपको अब खंडहर नजर आ रहा होगा, क्योंकि जब देर रात यहां पर तमाम टीमें पहुंची इस घर को जमींदोज किए जाने को लेकर, उस वक्त इस घर में विस्फोटक लगाया गया और तकरीबन 3 बार विस्फोटक के जरिए इस घर को जो है वो पूरी तरह से जमींदोज कर दिया गया है। डॉक्टर उमर जिस पर आरोप है कि उसने 13 निर्दोष लोगों की जान ली हो, और न सिर्फ 13 लोग बल्कि जिस टेरर मॉड्यूल का वो हिस्सा था उस टेरर मॉड्यूल की मंशा इतनी खतरनाक थी कि तकरीबन 3000 किलो अमोनियम नाइट्रेट का भंडारण फरीदाबाद में किया गया और इसके मॉड्यूल के वो तमाम हिस्से जो देश भर के कई जिलों से जुड़ते हैं उस पूरे मॉड्यूल का जो है वो अब तक भांडाफोड़ किया जा चुका है। आतंकी उमर और शाहीन ने कितने डॉक्टर्स को अपनी आतंकी ब्रिगेड में शामिल किया था, जांच एजेंसियां इसकी पड़ताल कर रही हैं। आज भी दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच टीम ने फरीदाबाद की अल फलाह यूनिवर्सिटी में जांच की। दूसरी तरफ विश्व हिंदू परिषद ने दिल्ली धमाके में मारे गए लोगों को श्रद्धांजलि देने के लिए हवन पूजन किया। लेकिन सवाल यही कि जैश के कितने व्हाइट कॉलर आतंकी स्लीपर सेल की तरह भारत में घूम रहे हैं। अल फलाह यूनिवर्सिटी को आतंक का अड्डा कितने डॉक्टर्स ने बनाया था। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और फिलहाल के लिए राष्ट्र सर्वोपरि में बस इतना ही, लेकिन खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। देखते रहिए रिपब्लिक भारत। अब छोलिया हो या लोबिया, सफेद चने या काले चने, सब कुछ मजेदार बने।